ओम शांति। तो आज आपने आबू का दर्शन कर लिया। क्या अच्छा लगा आपको माउंट आबू में? पीस पार्क। वैसे सबसे दिलवाड़ा टेम्पल भी देखा। हाँ, दो ही सबसे मेन विशेषताएं हैं माउंट आबू की, एक पीस पार्क और एक दिलवाड़ा टेम्पल। तो अभी आप 3-4 दिन से यहाँ हो, यहाँ आपने कई नई चीज़ें सुनी होगी, तो यहाँ आपको क्या अच्छा लगा? ओके, एक एनवायरनमेंट अच्छा लगा। और हाँ जी, नई चीज़ें जानने को मिली। मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। खाना बहुत अच्छा है। खाना बहुत सिंपल है यहाँ तो। ओके। अच्छा, आपने जो सीखा, नया चीज आपने बोला कि सीखा, उसमें से आपको क्या चीज ऐसे अच्छी लगी, या क्या आपको लगा कि आपने नया सीखा? किसके बारे में? पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है। और आत्मा के बारे में। अच्छा, ये बताओ, यहाँ आने से पहले आप में से कोई ऐसे आत्मा का ज्ञान नहीं था, ऐसे किसी को है कि यहीं आकर ज्ञान मिला? अच्छा, इससे पहले आत्मा का ज्ञान नहीं था। क्योंकि एक मोटे रूप में तो सभी को रहता है, एटलीस्ट भारत में ना, हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में आत्मा को, सोल को, स्पिरिट को सब मानते हैं, है ना। इसलिए कोई मरता है तो उसके बाद भी हम लोग कई सारी प्रथाएं करते हैं, 13वां दिन ये, क्योंकि हम समझते हैं कि जो व्यक्ति है वो चला गया, शरीर भले इधर ही है, बाकी व्यक्ति, जो स्पिरिट है, जो एनर्जी है, वो चली गई। तो डिफरेंस बस इतना है कि वहां आपको मालूम था, एक बैक ऑफ द माइंड था कि ऐसे होती है, यहां उसका स्पष्ट परिचय मिला, है ना। अब यहां आपने सब सुना। अब इसमें आप में से कौन है जो कन्विंस्ड नहीं है कि आत्मा है, मतलब शरीर और आत्मा दो अलग चीज है, उसमें कौन कन्विंस्ड नहीं है? बोल सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि इधर आने के बाद हर एक कन्विंस्ड हो। सभी कन्विंस्ड है कि मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो? शायद मैं आपकी जगह होता तो मैं तो बोलता, भाई इतना 2 दिन में आप कैसे बोल सकते हो? मैंने इतना सब पढ़ाई पढ़ा है, बीएससी किया है, बीटेक किया, एमटेक किया, कहीं मुझे आत्मा नहीं सिखाया, और अचानक आपने 2 दिन में बोला तो मैं मान जाऊंगा आत्मा? भारतीय संस्कृति में समझाते हैं, कोरिलेट किया एनर्जी। तो होता क्या है कि आत्मा का परिचय आपको यहाँ दिया, यहाँ आपको एक चीज और सिखाई। जब मैंने बोला आपको क्या अच्छा लगा, तो मेडिटेशन किसी ने नहीं बोला? मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता? वैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यह इजी मेडिटेशन सिखाता है। इजी राजयोगा मेडिटेशन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता है। और मेजॉरिटी लोग जो आते हैं, चाहे वो हमारे ब्रांचेस पे आए चाहे यहाँ आए, उन लोगों को बाकी चीज़ें इतना भले सुनने का इंटरेस्ट हो नहीं हो, लेकिन मेडिटेशन का इंटरेस्ट जरूर रहता है। मेडिटेशन के प्रति उनकी रुचि रहती है, सोचते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मुझे फ़ायदा होगा, चाहे मेरे को शांति मिले, सुख मिले, लेकिन मेडिटेशन का एक आकर्षण होता है। तो हम देखते हैं कई सारे ब्रांचेस से बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं, और जब मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन हम करते हैं कुछ अनुभूतियों के लिए। तो कुछ लोग होते हैं जिनको बुद्धि को स्टेबलाइज करने में, मन को एकाग्र करने में टाइम नहीं लगता, और कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी वो सफलता प्राप्त नहीं होती। तो जब मैंने देखा कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग को बड़े आसानी से हो जाता है और कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो पाया गया कि जितने लोग सिंपल होते हैं, क्योंकि हमारे मेंबर सब बैकग्राउंड के आते हैं, बड़े सिंपल, अगर गांव वाले होते हैं, वो लोग बड़े आराम से और बहुत जल्दी मेडिटेशन भी कर लेते हैं। लेकिन जितने व्यक्ति क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उतना उन लोगों को शायद थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी। यहाँ ग्रेजुएट कितने हैं?
मेजॉरिटी है। पोस्ट ग्रेजुएट भी है, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, और पढ़ते आए हैं तो ज़्यादातर आजकल साइंस का बैकग्राउंड होता है, साइंस सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और साइंस में कहीं हमको ये नहीं सिखाया, किसी ने बोला साइंस में आपको सिखाया सोल होती है? तो मैंने जब सारी जिंदगी साइंस पढ़ी है और साइंस में मेरे को कभी आत्मा के बारे में नहीं बोला, एनर्जी के बारे में भी सोल के फॉर्म में नहीं बोला, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो बात जरूर रहती है कि नहीं ठीक है, बट मैंने तो इतना पढ़ा है, लेकिन वहाँ तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो इसका क्या फ़र्क होता है? जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो मेरा ये एक साथी था, बहुत अच्छा फिजिकल फिटनेस में बहुत अच्छा था, पहाड़ी इलाके का था, तो भागने दौड़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन एक चीज़ में वो गोल था, वो था स्विमिंग। पानी से बहुत डरता था, और नेवी ऐसी जगह जहाँ स्विमिंग तो आपको सीखना ही है, और जो ट्रेनिंग में एकेडमी में तो जो मास्टर होगा, उस्ताद होगा, वो जिसको पानी से डरता है और जो स्विमिंग नहीं आती उसको खूब पानी पीना पड़ता है, क्योंकि उस स्विमिंग तो सीखनी है। अब वो पानी से तो बहुत डरता था, दौड़ने के लिए कितना भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे बोला भाई तू सिखा, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर सिखाएगा तो पानी पिलाएगा, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ऐसे करे। तो मैंने जो सिखाते हैं सिखाया, और मैं देखा कुछ टाइम के बाद जिस तरह का मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ना, फिजिकल एक्टिविटी, एग्जैक्टली जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ, पाँव चला रहा हूँ, वो भी एग्जैक्टली वैसा कर रहा है, लेकिन मैं तैर रहा हूँ वो डूब रहा है। सेम फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप ऑब्जर्वर के रूप में देखें दोनों को, तो आपको लगेगा दोनों के फिजिकल एक्शंस 100% सेम है, फिर भी एक जन तैर रहा है और दूसरा जन डूब रहा है। क्यों? क्या? फियर, भय, कहीं ना कहीं कन्विक्शन। मुझे कन्विक्शन है कि मैं स्विमर हूं, तो मैं वही एक्शन में मैं तैर रहा हूं, और उसको कन्विक्शन है कि मैं सिंकर हूं, डूबने वाला हूं, मुझे स्विमिंग नहीं आती, और वो डूबता है। तो जो कन्विक्शन है ना, वो इतना बड़ा डिफरेंस करता है। तो मेडिटेशन में अगर मुझे अनुभव नहीं हो रहा या मेहनत लग रही है कि कहीं ना कहीं कन्विक्शन में मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं मानता नहीं, कन्विक्शन में कमी है। और उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं मेरा पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने कहीं नहीं सिखाई, तो बैक ऑफ द माइंड वो एक बात रहती है कि भाई जब पूरा विश्वास जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं रहता। तो साइंस और एजुकेशन एक बैरियर बन गया है आज मुझे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा ये विषय पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर चर्चा करने का ही टाइम है, ज़्यादा हम वन वे लेक्चर नहीं ले सकते। तो कुछ चीज़ें मैं विज्ञान के हिसाब से ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आध्यात्मिकता को विज्ञान के हिसाब से समझ सकते हैं या नहीं। तो जैसे मैंने कहा, इसमें पॉइंटर सबसे ऊपर वाला है ना, ओके। तो हम लोग मेडिटेशन में हम लोगों को क्या चीज चाहिए? 3 चीजें होती है। एक स्व को जानना होता है, फिर हमको कनेक्शन करना है सुप्रीम से, और कनेक्शन करने का साधन क्या है? संकल्प, सेल्फ, थॉट पावर एंड सुप्रीम। तो स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स में ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ, थॉट पावर और सुप्रीम। और ऑफ कोर्स ये सारा जो एक्शन होता है वो उसके लिए टाइम एंड स्पेस चाहिए, जिसको हम लोग वर्ल्ड ड्रामा बोलते हैं, जिसमें फिर कई और चीजें भी होती है। दूसरी बात है कि कोई भी नॉलेज अगर आपके जीवन में उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है, उसका आप फायदा नहीं उठा सकते, तो वो नॉलेज वेस्ट है, उसकी आपके कोई काम की नहीं। अगर ये सोफा है, सोफा को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें है ना, इसका रबर कहाँ से आया होगा, लकड़ी कहाँ से आई होगी, किसने काटा होगा, मतलब जस्ट इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो 1000 चीजें, बट मेरे लिए कोई फायदा उसका? मेरे को बस कंफर्टेबली बैठना है, उसका अगर मेरे को खरीदना है तो मेरे को उसका कीमत देखना है। कोई भी नॉलेज मेरे को प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं यूज कर सकता हूं तो वो नॉलेज है, नहीं तो वो वेस्ट है, इंफॉर्मेशन है, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी का भी, स्पिरिचुअल कंसेप्ट का भी अगर मेरे जीवन में मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ
और फायदा उठा सकता हूं तो मेरे लिए फायदा है, नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो आज हम बस ये कर रहे हैं कि साइंस के आधार पर हम स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं। समझने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक लॉजिक, रीजनिंग, रैशनल। प्रूव नहीं कर रहे, क्योंकि प्रूव कर नहीं सकते। प्रूव कर रहे होते तो साइंटिस्ट लोग इधर खड़े होते ना, वो बोलते कि भाई सोल ऐसे है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन समझ जरूर सकते हैं। तो स्वयं के बारे में क्या बताया आपको? सबसे पहले परिचय दिया ना। आत्मा का क्या परिचय देते हैं? पॉइंट ऑफ लाइट है, ह्यूमन बीइंग बताया, बॉडी पार्ट है, सोल पार्ट है, और इसको मिलाकर आत्मा, ह्यूमन बीइंग पूरा बनता है। सबसे पहला लेसन और सबसे फंडामेंटल लेसन। और जिस एक बात में हमको, मैंने कहा जानना फर्स्ट स्टेप है, मानना सेकंड स्टेप है, तभी आप उस नॉलेज को जीवन में उसका फायदा उठा सकते हो। तो जो की वर्ड्स है आध्यात्मिकता में आत्मा के बारे में जो बोलते हैं, एक वो है एटर्नल, यानी उसका विनाश नहीं होता। बताया आपको, एनर्जी है ना, एनर्जी का डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ट्रांसफर होती है। दूसरा, उसका ओरिजिनल नेचर जो है, यहां सब ओम शांति क्यों बोलते हैं? मीनिंग बताया ओम शांति का आपको? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, और आत्मा एक जर्नी पर है। ये आत्मा के बारे में आध्यात्मिकता में कुछ विशेष बातें। अब सबसे पहला चीज आत्मा है, अगर मैं समझना चाहता हूं आज के नॉलेज के हिसाब से, तो मैं 3 चीजों से समझ सकता हूं। पहला चीज है ऑब्जर्वेशन। आप देखते हैं ना, कई बार कई लोगों के पास कुछ टैलेंट्स होते हैं और हमको पता नहीं चलता कि इसके पास ये टैलेंट कैसे आया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की एक कहानी है कि कई बार वो पेंटिंग एग्जीबिशन होते हैं ना, तो एक लेडी गई, उसने अपने कुछ पेंटिंग एग्जीबिशंस वो जो मैनेजर को दिखाया, बोला कि ये मैं कुछ पेंटिंग्स है, आप इसको, वो लोग सेल करते हैं एग्जीबिशन में, तो आप इसको सेल के लिए रखो। तो मैनेजर को पेंटिंग्स अच्छी लगी, उसने उसको सेल पे रखा और उसकी सब सेल हो गई। तो मैनेजर ने फिर से वो लेडी को अप्रोच किया, बोला कि आपने जो पिछले टाइम पेंटिंग्स लाए थे बहुत अच्छी थी और वो पूरी सेल हो गई, तो आप और पेंटिंग्स दो। तो वो लेडी थोड़ा सा टालम टाली कर रही थी, मैं सोचती हूँ मैं बोलूँगी। तो मैनेजर को समझ नहीं आया, बोला कि जब आपकी इतनी अच्छी पेंटिंग थी और वो इतनी सेल हो गई, तो आप और दो, अब मैं आप कोशिश करूँगा और अच्छा आपको पैसा दो। तो फिर भी थोड़ा सा वो टाल टूल रही थी। तो फिर फाइनली लेडी ने बोला, देखो ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई, तो जिसने बनाई है तो मैं उससे पूछ कर फिर आपको बताऊंगी। तो मैनेजर ने बोला, देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्ट बात करता हूँ और मैं उसको कन्विंस करूंगा कि ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप जरूर इसे बनाइए और हम कुछ। तो वो उसके घर में गया, ये है आर्टिस्ट, 2 साल की लड़की, ये रियल स्टोरी है, इसका नाम है एलिटा एंड्री। वो मैनेजर शॉक्ड हो गया, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये पेंटिंग एक 2 साल की बच्ची ने बनाया। वो तो सोच रहा था कोई एडल्ट ने बनाया, पहले तो उसकी माँ को ही सोच रहा था वो आर्टिस्ट है, और आगे चलकर 4 साल में बीबीसी ने इसको यंगेस्ट प्रोफेशनल बोला, क्योंकि इसकी पेंटिंग्स एक्चुअल में बिकने लगी। अब हमारे पास कोई भी टैलेंट 2 कारण से आता है, या तो हेरिडिटी, माँ बाप से आता है, या एनवायरनमेंट से आता है। उसके माँ बाप आर्टिस्ट नहीं थे, वो जहाँ रहती थी कोई पेंटिंग का, ऐसी आर्ट का कोई एनवायरनमेंट नहीं था, तो उसके पास ये इतना बड़ा आर्ट कहाँ से आया? कहीं ना कहीं वो जो पर्सनैलिटी है वो संस्कार लेकर आई, तभी वो जन्म से ही इतनी छोटी आयु से ही इतना अच्छा पेंटिंग कर रही। दूसरा, आप देखेंगे कई बार ना, कईयों में कोई ना कोई प्रकार का फियर होता है। कभी कभी देखते हैं किसी को आग से फियर है, किसी को ना पानी से फियर है, किसी को क्लोज्ड स्पेसेस से फियर है। वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी, वो संस्कार पास्ट से लाई है। तो ये डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं कि वो जो क्वालिटी है, विशेष क्वालिटी, उस व्यक्ति में उस सर्कमस्टेंसेस में नहीं आए, पास्ट से वो कहीं लेकर आई है साथ में। सेकेंड है मेडिकल साइंस के हिसाब से। मेडिकल साइंस में आजकल आप बहुत बार ये देखते हो, जब डॉक्टर किसी पेशेंट को डेड डिक्लेयर कर देता है और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है,
वो रिवाइव हो जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे आजकल डॉक्यूमेंटेशन है, नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कई ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ वो पेशेंट जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है, और ऑपरेशन हो रहा होता है तो आप तो जानते हो ना, पूरा बेहोश तो होता ही है, और काफ़ी सारा ऑपरेशन में काटा पीटी सब कर रहे होते हैं। डॉक्टर ने डेड भी डिक्लेयर कर दिया, थोड़ा देर के बाद पेशेंट रिवाइव हो गया, और पेशेंट उस समय ऑपरेशन में क्या हो रहा था वो सब बताता है। जैसे कि पेशेंट बोलता है कि मैं ऊपर से ये सब देख रहा था, डिटैच होके। तो आजकल आप ये देखेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बहुत सारे ऐसे केस है, और वो डॉक्टर मतलब वो एक्यूरेटली बता रहा है उस समय ऑपरेशन में उसने ये सीजर मांगा, ये डॉक्टर ने इसको ये बोला वो बोला। वो पेशेंट जो सामने इस हालत में, वो कैसे, मतलब कोई भी वे से वो ये नहीं बता सकता कि इस समय क्या हो रहा है, अनलेस बॉडी से अलग जो पर्सनालिटी है कुछ समय के लिए वो अलग हो गई और उसने ये चीज़ों को एक बाहर से देखा। तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड केसेस है जिसमें ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है और बॉडी है ये दोनों अलग है। और तीसरा है रिसर्च। आप में से कुछ लोग इनको जानते होंगे, इनका नाम है डॉक्टर आयन स्टीवनसन, और ये कैनेडियन बॉर्न यूएस डॉक्टर हैं, और रीबर्थ केसेस के ऊपर 4 डिकेड से इन्होंने 4 डिकेड से भी ज़्यादा रिसर्च किया है। कभी कभी आप सुनते हो ना, कोई एक छोटा बच्चा अपने, न्यूज़पेपर में पढ़ा कभी, कुछ दिन पहले एक आया था, जयपुर में एक लड़की थी और वो अपने कोई और पास्ट लाइफ की अपना इंसिडेंट वो बता रही थी। हाँ जी, हाँ, वो बच्चा जब बोलने लगता है तो वो बताता कि मैं पास्ट पर्सनालिटी में इधर था, ये थे, ये मेरे पेरेंट्स थे, मेरा ये नाम था, ये था। और ऐसे कई सारे केस होते। तो ये जो डॉक्टर थे 1960s से इसने 4 डिकेड लगाया और ऐसे केसेस में जाकर उसने स्टडी की। अब ये तो एक डॉक्टर और एक साइंटिस्ट के रूप में उसको स्टडी करता है, तो वो पूरा उसको डॉक्यूमेंट करता है देखने के लिए कि ये जो बोल रहे हैं ये सच है या नहीं, वेरीफाई करता है। एक छोटा बच्चा अगर वो एक बहुत दूसरे स्टेट का एक्यूरेटली बता रहा है, और वो भी 40 साल पहले जब ये इंटरनेट और ये सब नहीं था, तो देर इज नो अदर वे एक्सेप्ट कि एक्चुअल में एक पर्सनैलिटी वहां से वो सारे संस्कार लेकर इस बॉडी में आई, क्योंकि वो एक्यूरेटली बताता। अब ऐसे केसेस उसने डॉक्यूमेंट किए, और ऐसे केसेस उसने जो केसेस में डाउट था उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, और जो केसेस उसको फुल प्रूफ था उसको उसने डॉक्यूमेंट किया। ऐसे कितने केस उसने डॉक्यूमेंट किए? 2500 केसेस को डॉक्यूमेंट किया। ये खुद कोई ना कोई स्पिरिचुअल आदमी है ना कोई रिलीजियस आदमी है, लेकिन ये बोलता है मेरा जो वॉल्यूम ऑफ डाटा है ये अगर कोई देखे तो ये तो बात कन्विंस्ड है कि व्यक्ति के मरने के बाद कोई पर्सनैलिटी वो सारे मेमोरीज और संस्कार लेकर ट्रांसफर तो होती है, क्योंकि उसके बिना ये एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग अपने कल्चर में, सोसाइटी में, रिलीजन में एक चीज़ बहुत पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद हम सोचते हैं कि हम ये जानवर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। छोटे होते हैं तो बच्चों को कैसे बोलते हैं, आप ये करोगे तो आप ये बन जाओगे, कुत्ते को मारोगे आप कुत्ता बन जाओगे, डराने के लिए बोलते हैं। और एक जनरल हमारी एक ये बन जाती है कि आत्मा शरीर छोड़कर कोई भी प्राणी में जा सकती है। आध्यात्मिकता बोलती है कि ह्यूमन सोल सिर्फ ह्यूमन जन्म ले सकती है, और इसके 2500 डॉक्यूमेंटेड केस में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने बोला कि आफ्टर डेथ या पिछले जन्म में, पिछली पर्सनैलिटी में वो ह्यूमन के सिवाय कुछ और था। मेल फीमेल चेंज हो सकता है लेकिन ह्यूमन बीइंग था। और 2500 केस में एक भी ऐसा केस नहीं था जिसमें वो पर्सनैलिटी ने बोला कि पिछले लाइफ में मैं बिल्ली था या कुत्ता था या कुछ ऐसा, कुछ नहीं। एवरी टाइम इट वॉज ए ह्यूमन बीइंग। मेल फीमेल वॉज द ओनली डिफरेंस। और दूसरा हिप्नोटिक रिग्रेशन है। मेडिकल रिसर्च में हिप्नोटिक रिग्रेशन एक प्रक्रिया है जो डॉक्टर्स वेस्ट में यूज़ करते हैं, जिसमें पेशेंट को हिप्नोसिस में पास्ट में ले जाते हैं। तो कभी कभी किसी को ना स्ट्रेस होता है कोई चीज़ का, तो कोशिश करते हैं पास्ट में जाके पता लगाने के लिए कि क्या कारण था। जैसे किसी को आग से डर है तो हो सकता है कि बचपन में
कोई ऐसे पटाखा पटाओ और उसके कारण ना उसके माइंड में वो इम्प्रिंट हो गया हो। तो जब वो पास्ट में ले जाते हैं और जब वो रीज़न पता चलता है तो वो पेशेंट का वो स्ट्रेस चली जाता है। तो ऐसे ही एक डॉक्टर की एक्सपीरियंस है, और वो उसने एक बहुत बेस्ट सेलर बुक लिखी है जिसका नाम है मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स। ये किताब में वो डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, बहुत नंबर 1 बेस्ट सेलर किताब रही काफ़ी टाइम तक। कि उसके पास एक लेडी पेशेंट आती है और वो काफ़ी स्ट्रेस और ट्रॉमा में थी, तो जब वो उसको ऐसे हिप्नोटिक रिग्रेशन में ले जाता है तो वो कुछ टाइम के बाद अपने पास्ट बर्थ में चली आती है और वो वहाँ की बातें बताती है। तो इसको ये तो नहीं मालूम था कि ह्यूमन बीइंग, वो तो बचपन तक सोचता था जाता है कि एक पिछले पर्सनैलिटी में भी जा सकते हैं, तो वो बड़ा अचंबा होता है। फिर वो जब अगले सेशन में आता है तो वो एक दूसरी पर्सनैलिटी का, तो उसके 40 लाइफ्स का उसने एक्सपीरियंस बताया कि कैसे हर पर्सनैलिटी हर एक जन्म में उसके अलग अलग जो भी संबंधी थे, अलग अलग रिलेशंस थे और कैसा चल रहा है। तो ये हिप्नोटिक रिग्रेशन के कारण ये क्लियर होता है। कई बार ना वो व्यक्ति उस समय की लैंग्वेज भी बोलने लग जाता है। आज मुझे तमिल नहीं आती, हो सकता है कि मैं पास्ट जन्म में तमिल होऊंगा, तो जब मेरे को हिप्नोटिक रिग्रेशन में ले गए तो वो जो संस्कार है आत्मा में वो इमर्ज होता है, तो वो तमिल बोलने लग गया। तो हिप्नोटिक रिग्रेशन से भी वो लोग समझते हैं कि जो ह्यूमन पर्सनालिटी है उसका विनाश नहीं होता, वो ट्रांसफर होती। ये एक बहुत फेमस कैनेडियन सर्जन है जिन्होंने ब्रेन के ऊपर बहुत टाइम से काम किया, और उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने फाइनली दिया, द ब्रेन इज ए कंप्यूटर बट इट इज प्रोग्राम बाय समथिंग दैट इज आउटसाइड इटसेल्फ। ब्रेन अपने आप में नहीं है, ब्रेन के अंदर कोई शक्ति है जो कि ब्रेन को चला रही है। नोबल प्राइज विनर है। अब जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या होता है हम लोगों को, क्यों मैंने कहा ना जब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं तो हमको प्रॉब्लम होता है। साइंस का एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि किसी चीज़ में ब्लाइंड फेथ नहीं रखना होता। साइंस हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश। साइंस बोलता है कि किसी चीज़ में ब्लाइंड फेथ नहीं रखो। हम लोग क्या करते हैं, साइंस में ही ब्लाइंड फेथ रखते हैं। वही साइंस के हिसाब से तो आत्मा के बारे में कोई सुना नहीं। साइंस क्या है वैसे? साइंस कोई अल्टीमेट ट्रुथ तो नहीं है ना। साइंस भी ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग का रिजल्ट है। साइंस कोई फाइनल बोलेंगे कि साइंस ने ये बोला तो बस अल्टीमेट हो गया। देखो जब एटम का डिस्कवरी हुई तो साइंस ने क्या कहा कि पूरी प्रकृति में सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, गॉस्पेल ट्रुथ, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गया, तो फिर क्या बोला, वो ट्रुथ बदल गया। पहले क्या था, एटम सबसे छोटा, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए, अब क्या है, अभी उससे भी छोटा क्वाजी पार्टिकल्स आने लगे। तो साइंस का ट्रुथ कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, वो ह्यूमन माइंड का ही थिंकिंग का एक प्रोसेस है। तो हम उसमें भी ब्लाइंड फेथ रखना वो साइंस का ही बेसिक फिलॉसफी से हट करो। अच्छा, इसका अप्लाइड पार्ट क्या है? अगर मेरे को ये पक्का हो कि देखो शरीर में रहने वाली मैं चेतन शक्ति आत्मा अलग हूं, तो उसका जीवन में बहुत फायदा होता है, इन द सेंस दैट मैं फिर उस दृष्टि से, आजकल मेजोरिटी जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ना, क्यों होते हैं, हम सोचते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा वो करे, मेरे बच्चे भी मेरे जैसे होशियार हो, मेरे जैसे पढ़े, मेरे जैसे बड़ा भाई छोटे भाई के जैसे हो, छोटा भाई बड़े भाई के, वो वैसा होता तो उसको भी वैसा होना चाहिए। मेजोरिटी कन्फ्लिक्ट क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं सब हमारे जैसे होते हैं, लेकिन आत्मा यूनिक है, हर एक में अपने संस्कार हैं, हर एक डिफरेंट है। और दूसरी बात, हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, हाँ, दो शब्द है, एक आत्मा है और एक एटम है। हमारा ओरिजिनल नेचर किसका है, क्या है हमारा ओरिजिनल नेचर? पीस का। जैसे हम एटम में पढ़ते हैं ना, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, और अगर कोई कारण से उसको आप गर्म करते हो, वो एनर्जी लेगा तो वो एक दूसरी ऑर्बिट में चली जाता है, बट वहां वो अनस्टेबल रहता है, थोड़ी देर में वो एनर्जी देके वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है। वैसे ही आत्मा का ओरिजिनल गुण शांति का है, और वो शांति में कंफर्टेबली रह सकती है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, मेरा नेचर ही गुस्सा है, मैं बोलूँगा अच्छा चलो गुस्सा करो, कितना देर करेगा वो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर क्या होगा, फिर शांत होएगा ना।
क्योंकि ओरिजिनल नेचर क्या है, उसमें हम कंफर्टेबली काफी देर तक रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में वो थोड़ी देर बाहर की एनर्जी ली, थोड़ा देर वो दूसरे ऑर्बिट में चला गया, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में वो एनर्जी रिलीज करके वो वापस अपने ऑर्बिट में आना चाहता है ना। तो हमारे यहाँ जो एक्सटर्नल एनर्जी क्या होती है, कोई मेरे को कुछ उल्टा बोल दे तो मेरा दिमाग वो एनर्जी, फिर जब तक मैं नहीं चिल्ला लूं तब तक मैं वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता। हम लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं, बट हमारी ओरिजिनल नेचर पीस का है। अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी पार्ट, यहां हम लोग कई सारे वैल्यूज सिखाते हैं और वो क्वालिटीज का जीवन में आप हर क्षेत्र में यूज करते हो, कार्य क्षेत्र में भी यूज कर सकते हो। क्योंकि हम इस जगह पे हैं तो मैंने यहाँ का ही एक एग्जांपल लिया। हमारे नीचे एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है शांतिवन, वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल है जिसको हम लोग डायमंड हॉल बोलते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन 1996 में हुआ, मार्च का महीना था, मार्च का भी लास्ट डेट था 31 मार्च को। जो हमारे वरिष्ठ भाई बहने थे तो उस समय एक डिसीजन हुआ कि हम लोगों को ऐसा हॉल बनाना चाहिए, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का 60 साल हो रहा था। 1936 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और 1996 में ऐसा विचार आया कि एक बड़ा हॉल होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे और हमारे पास इतना बड़ा हॉल नहीं था। 31 मार्च 1996 को डिसाइड हुआ कि एक ऐसा हॉल जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, 20,000 से ज़्यादा। हमारा ये ऊपर वाला हॉल 1800 लोगों के लिए, और इसका इनॉग्रेशन होगा 31 दिसंबर 1996। डिसीजन कब हुआ? मार्च 96 में। और इनॉग्रेशन कब होना है? हो सकता है, हो सकता है। हाँ, तो यहां मैंने जो बोला ना, जो वैल्यूज है वो वैल्यूज फिर जब उस समय जो वरिष्ठ दादियां हैं और उन्होंने कैसे चलाया, कैसे टीम बनाई, कैसे सबने मिलजुल कर किया, कैसे सबने एक एक दृढ़ता के साथ वो कार्य किया, ये सारी वैल्यूज देखिए, कोऑपरेशन से, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे को रिगार्ड देकर आगे बढ़ाकर, कैसे रात दिन करके बराबर न्यू ईयर के टाइम 31 दिसंबर 96 में उस हॉल का उद्घाटन हुआ। तो जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है, पीस, प्यूरिटी, लव, ये क्वालिटीज के कारण हम जीवन में इसको अप्लाई करके इतना बड़ा अगर कार्य कर सकते हैं तो छोटे मोटे प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटे मोटे जीवन में चुनौतियां आए, रिलेशन में आए, वर्क में आए, हम जरूर उसको सॉल्व भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर। ये अगर बॉल फेंक रहा है और दीवार पे टक्कर खा के बॉल वापस लौटती है, अगर हम बॉल फेंके और आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो तो बॉल वापस आएगी हमारे पास? बॉल फेंक रहे हो आप, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो बॉल वापस आएगी? वापस रिपीट कर रहा हूं, आप बॉल फेंक रहे हो, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बॉल वापस आएगी? आएगी। अब समझ आया कैसे आएगी? ऊपर फेंकोगे तो। मैंने कुछ गलत बोला? बॉल फेंक रहे हो, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा? आएगी ना। ये पिक्चर से थोड़ा सा अभी माइंड है ना उस तरफ सोचने लगता। ये आत्मा की जर्नी से कनेक्टेड है। दो दुनिया, एक बाहर की दुनिया, एक आंतरिक जगत है। बाहर की दुनिया जो काम करती है उसको कुछ लॉज हैं, वो फिजिकल लॉज है, नेचुरल लॉज ऑफ साइंस। और जो आंतरिक जगत का कार्य होता है, मेरा व्यवहार है, मेरे संकल्प है, बोल है, वो किस लॉज पे चलते हैं? वो लॉज ऑफ कर्मा पे चलते हैं, जो दिखता नहीं है। लेकिन जैसे आपने बोला ना, बॉल फेंकी, वो वापस आई। मैंने कोई भी एक्शन किया, अच्छा या बुरा, चाहे सोचा चाहे किया, वो वापस आएगा, दिखेगा नहीं। ऊपर से नीचे आया तो कोई रीजन तो था ना। क्या रीजन था, क्यों आया नीचे? किसने ग्रेविटेशन देखा है? देखा ग्रेविटेशन? देखा नहीं ना, इफेक्ट देखा, बाकी ग्रेविटेशन को तो नहीं। तो वैसे ही ये आंतरिक जगत को चलाने के लिए कर्म फिलॉसफी जो है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो एक्यूरेटली होती है। और फिजिकल लॉस अगर इतना एक्यूरेट है, आज कल सनराइज कब होगा हम बता सकते हैं? कल का सनराइज बता सकते हैं?
बताते हैं ना, फौज में तो एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, 6:25 को कल सनराइज है, बताते हैं ना। तो हम एक्यूरेटली कैसे बताते हैं, क्योंकि हमको पता है हर चीज़ कोई ना कोई लॉज के साथ, वो ग्रेविटेशनल पुल फोर्सेस ये वो, तो हमको पता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई इस टाइम पर सनराइज होगा। बहुत एक्यूरेट चलते हैं फिजिकल लॉज। अगर फिजिकल लॉज एक्यूरेट है तो जो चीज़ संकल्पों का हिसाब कर रही है वो उससे भी एक्यूरेट होगी कि नहीं होगी, वो होनी चाहिए ना। तो वो भी एग्जैक्ट हिसाब किताब रखता है। इसका अप्लाइड पार्ट क्या है, जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मुझे निश्चय है कि जो चीज मैं करूंगा वो मुझे मिलेगा, या जीवन में मुझे जो भी मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, मेरे ही कोई एक्शन के कारण। तो मैं कई सारी चीजों में हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। अगर मेरा जन्म ऐसे जगह पे हुआ जहाँ एजुकेशन के लिए मेरे को इतना फैसिलिटी नहीं मिला, तो मैं किस पेरेंट्स को ब्लेम करूं, सोसाइटी को ब्लेम करूं, उस विलेज को ब्लेम करूं, नहीं। जो कुछ मिल रहा है वो मुझे अपने ही कर्मों के कारण मिल रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ एक ही चीज बोलते हैं, आपके हाथ में क्या है, आपका कर्म। आप हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंस में सबसे बेस्ट से बेस्ट करो, बस वही हमारे हाथ में, और वो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ चीजों को टाइम लगता है, जैसे कोई बीज होता है ना, किसी का फल फटाफट निकलता है, किसी का फल लेट से निकलता है, बट एक्यूरेट है, मिलेगा। और जितना लेट मिलता है ना उतना वो या तो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा या उतना पेनल्टी के साथ मिलेगा, है ना, दोनों चीज होती है। तो ये तो सेल्फ के बारे में, आपके ये सेल्फ के बारे में कुछ चीजें इसलिए बताई कि आत्मा के बारे में आज विज्ञान भी धीरे धीरे इस बात को मानने लग रहा है कि डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी चेतन शक्ति है जिसके पास कॉन्शियसनेस है, जिसके पास मेमोरीज है, और वो इंटेलेक्ट और मेमोरीज के साथ इस बॉडी से अलग है। ये जो आध्यात्मिकता को हमको फर्स्ट डे सिखाते हैं, साइंस मेहनत करके अभी उस सेम निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। सेकंड है संकल्प की शक्ति। आप मेडिटेशन कैसे कर रहे हो, थॉट पावर से, संकल्प की शक्ति। और ये हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आइंस्टाइन का एक बहुत अच्छा कोट है, द एंसेस्टर ऑफ एवरीथिंग इज अ थॉट। कोई भी चीज पहले क्या होता है, संकल्प आता है, फिर आगे वो एक्शन होता है, कुछ चीज बनती है। और जो श्रेष्ठ संकल्प है, एलिवेटेड थॉट्स है। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि वो इस थॉट्स को ऊपर है, इस संकल्पों को कंट्रोल करती। हम क्या संकल्प उठाएं, कैसे संकल्प उठाएं, श्रेष्ठ संकल्प उठाएं, किस चीज के बारे में सोचें। आध्यात्मिकता हमारे संकल्पों के ऊपर नियंत्रण करने को मदद करती है, संकल्प के आधार पर आगे बनता है। तो साइंस का फादर थॉट्स, और थॉट्स का फादर एलिवेटेड थॉट्स, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहेंगे। ये एक एग्जांपल आपको कई बार दिखाया होगा, देखा आपने, ये वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि कई बार संकल्प भी सूक्ष्म है ना, दिखता नहीं है, तो सोचते पता नहीं इससे कुछ होता है या नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि पानी के ऊपर पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स का इफेक्ट बताया है। देखते हो आप, ये नॉर्मल वाटर का क्रिस्टल है, और जब उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स होते हैं तो कैसे उसका क्रिस्टल चेंज होता है। एक बॉटल के अंदर पानी रखा और उसके ऊपर एक लेबल डाला, एक लेबल लिखा एडोल्फ हिटलर, एक का डाला मदर टेरेसा, तो वो चेंज उसके क्रिस्टल्स का चेंज हो गया। सिर्फ लिखने से चेंज होगा क्या? क्या होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उस संकल्प हमारे वैसे चलते हैं। अगर मैं मदर टेरेसा का नाम पढ़ूंगा तो मेरे पास कैसे संकल्प उठेंगे, कंपैशन के, हेल्प के, मदद के, मर्सी के। और वही कोई गलत व्यक्ति का नाम पढ़ा तो क्या होगा, कैसे संकल्प उठेंगे, गलत उठेंगे। वो संकल्पों के कारण वो पानी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। और ये इंटरनेट में सबसे मतलब थॉट पावर पे अगर कोई डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है तो ये है। तो जब संकल्प पानी को इतना इफेक्ट कर सकते हैं, पृथ्वी पे कितना पानी है, 70%। और बॉडी का कितना पानी है, ह्यूमन बॉडी में कितना वाटर कंपोनेंट है, ह्यूमन बॉडी में करीब 60% है और पृथ्वी पे करीब 70%। अगर संकल्प से वाटर के ऊपर इतना इफेक्ट हो रहा है और मेरा बॉडी 60% पानी है, और मैं अगर गलत सोचूंगा, स्ट्रेस में रहूंगा, तो मेरे
बॉडी को इफेक्ट होएगा या नहीं होएगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसीलिए आजकल डॉक्टर बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ द डिसीज का ओरिजिन माइंड में, साइकोसोमैटिक डिजीजेस बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी में मैंने बोला ना, थॉट पावर और संकल्प की शक्ति का एक सदुपयोग हमारे यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा ब्यूटीफुली करते हैं। हमारा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कोई भी बड़ा कार्य होता है, तो हम लोग सब मिलकर उस कार्य के प्रति कुछ समय कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं। कलेक्टिव मेडिटेशन के आधार पर उसको उस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए करते हैं। ऐसे सोचने से वो अच्छा होएगा, प्रोजेक्ट अच्छा हो जाएगा? हो सकता है? कैसे होता होगा, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा ये एनर्जी? कहीं ना कहीं होता है ना, हम लोग किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, कोई अच्छे ज्ञानी व्यक्ति से मिलते हैं, या माता पिता को जब हम क्या मांगते हैं उनसे? आपकी आशीर्वाद हो, आपकी कृपा रहे, बस आपके गुड विशेस रहे, क्योंकि हम समझते हैं ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये हमको हेल्प करेंगे। है तो थॉट्स ही ना, थॉट्स कैसे हेल्प करेंगे? कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट होता है। तो ये कलेक्टिव मेडिटेशन से हम लोग कई सारे हमारे प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। कुछ लोग तो फिजिकली वो बनाने में करेंगे, बाकी सब क्या करेंगे? वो कुछ समय सब मिलकर उस कार्य के प्रति शुभ भावना रखते हैं, और उसका हमने रिजल्ट देखा है कि कई ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं जिसको हमको वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में मदद मिलती है। तो मैं ये 2-3 एग्जांपल किसको दे रहा हूँ? थॉट पावर, संकल्प शक्ति जो हमारी है, उसके आधार पर बहुत सारी चीजें होती है। हमने सबसे जो हमारा बड़ा रिसोर्स है उसको हम सबसे कम महत्व देते हैं। और नेक्स्ट जो है, आत्मा के बारे में फिर भी थोड़ा इजी है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट किसके बारे में? गॉड के बारे में, साइंस के आधार पर। क्योंकि साइंस सोल का तो फिर भी थोड़ा बहुत आजकल कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो समझता है कि नहीं कोई एनर्जी है बाहर की भी। लेकिन गॉड के बारे में सबसे बड़ा आज कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट, और हमको मेडिटेशन में किसके साथ कनेक्ट करना है? सुप्रीम के साथ। तो कहीं ना कहीं हमें तो उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको यहाँ आपको ज्ञान दिया, बट क्लैरिटी साइंस के आधार पर भी अगर मेरे को हो गई तो मेरा कन्विक्शन रहेगा। मैंने बोला ना, कन्विक्शन चाहिए मेरे बारे में भी, सेल्फ के बारे में भी, सुप्रीम के बारे में। साइंस गॉड को मानता है, लेकिन आप देखेंगे जितने बड़े साइंटिस्ट वो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। जितने बड़े श्रेष्ठ साइंटिस्ट है, मैं 4-5 बड़े साइंटिस्ट के स्टेटमेंट दे दूंगा। लॉर्ड केल्विन क्या बोला इन्होंने? आई बिलीव दैट मोर थरोली साइंस इज स्टडीड द फर्दर डस इट टेक अस फ्रॉम एनीथिंग कंपेरेबल टू एथिज्म। एथिज्म क्या होता है? एक मानते हैं और एक नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। आस्तिक। Does it take us from anything comparable to atheism? If you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. लॉर्ड केल्विन को जानते हो? अपने केल्विन का स्केल जो है टेम्परेचर का, कई सारी इन्होंने चीजें की। मैक्स बॉर्न, आई सॉ इट इन द एटम, द की टू द डीपेस्ट सीक्रेट्स ऑफ नेचर, एंड इट रिवील टू मी द ग्रेटनेस ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएटर। अभी सबसे बड़े वैज्ञानिकों का देखो, ऑटोमेटिकली जितना व्यक्ति साइंस में भी बढ़ता है वो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी और गॉड की तरफ जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, एवरीवन हु इज सीरियसली इन्वॉल्व्ड इन द परस्यूट ऑफ साइंस बिकम्स कन्विंस्ड दैट अ स्पिरिट इज मैनिफेस्ट इन द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, ए स्पिरिट वास्टली सुपीरियर टू दैट ऑफ मैन। Copernicus, the universe has been brought for us by a supremely good and orderly creator. Robert Boyle, the wisdom of God manifested in the works of creation. कई बार हम प्रकृति की इतनी सुंदरता देखते हैं तो कई लोग ने क्या बोला, फिर प्रकृति को ही भगवान बोल दिया। बट जो साइंटिस्ट होते हैं वो समझते हैं कि इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन अगर किसी ने किया है तो ये कोई ऐसी पावर है जो इससे अलग है। तो गॉड के बारे में, गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में पहली बार सबसे बड़े साइंटिस्ट का क्या है। नेक्स्ट है कि गॉड कौन होना चाहिए। तो गॉड के लिए सबसे एक ही क्राइटेरिया बोलेंगे, वो परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट मतलब कोई उसके बारे में क्वेश्चन नहीं उठा सकता। परफेक्ट का ये होता है ना, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। तो अगर हम इनमें से किसी को भी गॉड बनाए, अगर तो बोल या तो वो काला होगा या गोरा होगा, इंडिया से होगा, अफ्रीका से होगा,
पुरुष होगा, स्त्री होगा, कोई लंबा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई पतला होगा, मोटा, कोई भी चीज लें तो अगर पतला है तो बोलेंगे पतला क्यों, मोटा होना चाहिए था। यूरोप में तो अच्छा, यूरोप में क्यों, इंडिया में होना चाहिए था, है ना। परफेक्ट मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो दूसरे सेट है हमारे जो रिलीजियस लीडर्स है, रिलीजियस गुरुज हैं, योगी आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। अब इनमें भी अगर किसी एक को भी लेंगे तो क्या होगा, सभी तो नहीं मानेंगे। आज की डेट में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबने अपना अपना माना है और सब एक साथ किसी को नहीं मानते। तो यहां भी कन्फ्लिक्ट होता है। परफेक्ट मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। तो क्या करें, तो इसका आंसर साइंस में मिलता है, और साइंस में एक बहुत ब्यूटीफुल इसका आंसर मिलता है। पॉइंट, पॉइंट का डेफिनेशन मालूम है आपको, पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, बिंदु का भी डेफिनेशन होता है। पॉइंट वो होता है जिसका लेंथ नहीं होता, हाइट नहीं होता, विड्थ नहीं होता, येट इट एग्जिस्ट। डायमेंशनलेस होता है लेकिन एग्जिस्ट होता है, ये है पॉइंट का डेफिनेशन। तो आध्यात्मिकता में परमात्मा को क्या बोला है, ज्योति बिंदु। परमात्मा अगर बिंदु है, पतला है, मोटा है, काला है, गोरा है, कोई क्वेश्चन उठा सकता कोई, परफेक्ट है। तो साइंस के हिसाब से जो परफेक्ट सॉल्यूशन वो क्या है, पॉइंट होना चाहिए। और लॉजिक क्या बोलता है कि अगर मैं परमात्मा का बच्चा, अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा पिता क्यों नहीं आत्मा हो सकता है ना, वो भी सोल हो सकता है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट हो सकता है। हम क्यों उसको सोचते हैं, क्योंकि गॉड को जैसे बोलते हैं ना, हम सोचते हैं बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है, तो पता नहीं उसका साइज भी बहुत बड़ा होगा। आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या चीज है, एटम को बोलते हैं ना, एटम बॉम्ब सबसे शक्तिशाली है, और सबसे छोटा क्या है, एटम। तो किसी चीज को शक्तिशाली होने के लिए उसको बड़ा होने की जरूरत है। तो परमात्मा के लिए आध्यात्मिकता में बोला है कि वो पॉइंट ऑफ लाइट है, और ज्योति बिंदु के रूप में आप लोगों को परमात्मा के बारे में बताया होगा कि सभी धर्मों में उसको लाइट के रूप में मानते हैं। तो देखो साइंस हमको कैसे मदद करता है, गॉड का भी रूप समझने के लिए। फिर परमात्मा करता क्या है, क्या करता है वो परमात्मा, आध्यात्मिकता ये कहती है कि परमात्मा एंड में एक डिसऑर्डरली वर्ल्ड को वापस ऑर्डर में लेकर आता है, ये परमात्मा का कर्तव्य। और परमात्मा ओमनी प्रेजेंट नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, जो कई बार हम लोग समझते हैं। तो साइंस में एक बहुत लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं, बड़ा सिंपल चीज है। कौन बताएगा लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, कि समय के साथ हर एक चीज की शक्ति कम होती जाती है, ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाता, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता। ये सिंपल लॉ ऑफ एंट्रोपी है। तो अब अगर उसको वापस रिवर्स होना है, वापस डिसऑर्डरली से ऑर्डरली आना है, एंट्रोपी क्या बोलती है, कोई भी क्लोज्ड सिस्टम में समय के साथ उसकी शक्ति कम होती है, ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाता है। तो अब उसको वापस ठीक होना है, वापस अच्छा होना है, तो क्या होना है, जो उसको कर सकता है वो इस सिस्टम के बाहर होना चाहिए। क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ही वाला व्यक्ति होगा तो वो भी फिर उसकी भी एनर्जी कम होगी। इसलिए आध्यात्मिकता में परमात्मा को कहते हैं कि वो जन्म मरण से नहीं आ रहा, जैसे हम सब जन्म मरण में आते हैं, वो जन्म मरण में नहीं आता, वो इससे अलग है। इसलिए वो इस साइकिल को वापस रिजुनेट कर सकता है, ये शक्ति को वापस रिटर्न कर सकता है, डिसऑर्डरलीनेस से ऑर्डरलीनेस ला सकता है। और आध्यात्मिकता में हमें जो विश्व रूपी नाटक के बारे में दो चीज बताते हैं कि वर्ल्ड ड्रामा साइक्लिक है और बहुत एक्यूरेट है, गड़बड़ नहीं हो सकती, परफेक्ट है। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि समय लीनियर है, मतलब आपने पढ़ा ना, पहले क्या था, पहले वो था, उससे पहले वो था, उससे पहले था, फिर एक बिग बैंग थ्योरी हुई। हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ना साइंस में, कैसे एक लीनियर टाइम हुआ। और आध्यात्मिकता क्या कहती है, टाइम क्या है, साइक्लिक है। और नेचर में भी आप देखो ना, सीजन आते हैं, डे नाइट आता है, रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, साइकिल एक करेक्ट चीज है। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अगर
लीनियर होगा ना। तो अगर आप बोले मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा अच्छा 50,000 साल पहले क्या होता, आप कुछ बोलेंगे 5 लाख साल पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, कभी एंड होएगा? क्योंकि लीनियर साइकिल है ना, होता रहेगा होता रहेगा। और वही साइकिल होगा तो साइकिल का एक फिक्स पीरियड है, तो आप कितना भी बोलो मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब साइक्लिक टाइम स्टेबल है, उसमें लेस क्वेश्चंस है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन तो आएंगे। और वो एक सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन जो होता है, अगर साइक्लिक टाइम है, क्योंकि लीनियर टाइम में तो हम कैसे क्रिएशन होता है ये सब बोलेंगे, साइक्लिक टाइम में मुर्गी है, मुर्गी पहले आई, अंडा पहले आई। साइक्लिक टाइम में बोलते कि ये दोनों थे, सदैव थे। मतलब क्रिएशन ऐसा नहीं हुआ, एक छोटी सी चीज से क्रिएशन नहीं हुआ, ये सब पहले से था। आध्यात्मिकता में उसको बोलते हैं एटर्नल, एक बहुत सुंदर शब्द है एटर्नल। अब इस हम कैसे माने कि भाई हर समय था? देखो साइंस में एक बहुत सिंपल लॉ है कि आप एक ग्राम मैटर भी क्रिएट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, सुना आप लोगों ने? क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी? कि यू कैन नॉट क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अगर आप एक ग्राम भी क्रिएट नहीं कर सकते तो इतना सारा कैसे आया मैटर? वो चाहे आप एनर्जी बोले मैटर, आप एक चीज ले लो, अगर आप एक मैटर का एक ग्राम नहीं क्रिएट कर सकते, इतना सब कहां से आया? तो इसका आंसर सिर्फ एक ही शब्द है, अनादि, एटर्नल। और आध्यात्मिकता बोलती है कि ये विश्व नाटक अनादि चलता है, एटर्नल चलता। और वैसे भी देखो, हम लोग अगर वैसा देखें ना कि अमीबा से हम कैसे पढ़ते हैं लाइफ कैसे हुई, एक पहले तो नॉन लिविंग से लिविंग आया, फिर अमीबा से धीरे धीरे वो बढ़ता 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 एक डायनासोर बना, बोलते ना। लेकिन आप अगर प्रकृति में देखो, अगर एक फोर्ट है 300-400 साल के बाद उसका क्या हाल होगा? खंडर बन जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज टाइम के साथ क्या होती है, उसके मूलभूत सिंपल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक मरे हुए व्यक्ति को आप छोड़ दो, क्या होगा? सब उसके कंपोनेंट्स बन वो बेसिक उसमें एलिमेंट्स में होके मिट्टी में मिल जाएगी। समय के साथ एक कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल बनती है, ना कि एक सिंपल चीज कॉम्प्लेक्स। एक अमीबा से लेकर आप डायनासोर नहीं बनते। तो आध्यात्मिकता ये कहती है कि मनुष्य और ये सब प्रकृति जो है ये अनादि है, इसका क्रिएशन इस तरह से नहीं होता, क्योंकि इस तरह से ये लॉजिक स्टैंड नहीं करता। तो इसका अप्लाइड पार्ट क्या है कि हम आध्यात्मिकता में कहते हैं कि ये विश्व एक नाटक है, इसमें हम अपना पार्ट बजा रहे हैं। जैसे एक एक्टर होता है ना, जब एक्टर अपना एक्टिंग करता है तो कितना वो ध्यान देता है, तो हम अपने हर एक एक्शन के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हम अपने एक्शन को सबसे बेस्ट निभाना चाहते हैं। दोनों आध्यात्मिकता और साइंस सत्य की खोज कर रहे हैं, बस क्या है, तरीका अलग है। वो एक्सपेरिमेंट से करते हैं और आध्यात्मिक में क्या करते हैं, अनुभव से करते हैं, एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। क्योंकि शांति, प्रेम, आनंद ये गुण है, ये अनुभव कर सकते हैं, ये कोई फिजिकल चीजें नहीं है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, आध्यात्मिकता कई सारी चीजों के ऊपर बात करती है। हम हर एक ताले का चाबी अगर ढूंढते रहेंगे तो बहुत बहुत टाइम लगेगा और हम शायद पूरी जिंदगी बहस में लगा देते। तो इसीलिए सबसे बेस्ट क्या है, एक मास्टर की ले लो। मास्टर की आप विशेषता क्या होती है? एक चाबी से सारे ताले। तो हमारे यहाँ मास्टर की बोलते हैं कि जो सबसे बेसिक चीज है, स्व और सुप्रीम, खुद और खुदा, ये दो चीज समझ गए ना, तो टाइम, स्पेस, कर्म, फिलोसफी, रिलेशन, सब चीज समझ आता, उसके अंदर सब कुछ आ जाता। सबसे बेसिक जो चीज खुद और खुदा, ये दो चीज को अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम ऑटोमेटिक समझ सकते हैं, और वो चीजों को फिर हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली जैसे हर एक चीज का एक लक्ष्य होता है, गोल होता है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना। ऐसी दुनिया आ सकती है? नहीं, आप लोग फिर लॉजिकल और रैशनल नहीं है। आज का डेट देखो और इसमें कैसे दिखाया,
सब कुछ परफेक्शन, प्रकृति भी, आजकल तो हर दूसरे दिन अर्थक्वेक हो रहा है, सब एकदम सुंदर, पेड़, प्रकृति, बैलेंस, ह्यूमन बीइंग आपस के रिलेशन, ये वो। तो कुछ साल पहले ऐसी ही हमारी एक ब्रह्मा कुमारी बहन थी, सीनियर बहन थी, तो उनके साथ चर्चा कर रहे, मैं बोला देखो आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा रिजल्ट भी होगा, बट आप ये थोड़ा ना ज्यादा हो गया, इतना तो हो सकता है, इतना मतलब अच्छा होगा, अच्छा काम कर रहे हो अच्छा, बट ये तो आप थोड़ा ना। तो उसने थोड़ा देर ध्यान से देखा इस चित्र को, फिर उसने बोला हाँ आप ठीक बोल रहे हो। तो मैं खुश हो गया, देखो मैंने समझाया और समझ गई। फिर उसने बोला कि एक्चुअली ये तो नहीं हो सकता, जो एक्चुअल दुनिया वो इससे ज्यादा खूबसूरत है, ये तो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बेचारा अपना कितना बनाएगा। तो मेरे को बड़ा शौक लगा, मैं सोचा मैंने समझाया तो उल्टा ही हो गया। फिर मैं थोड़ी देर, बट उसका कॉन्फिडेंस पूरा था, अब ऐसा बन सकता है क्या। तो मेरे को फिर फाइनली ना देखना पड़ा कि देखो मेरे को तो एक साइंस ही मालूम है, तो मैंने देखा साइंस है संकल्प, थॉट्स, स्पिरिचुअलिटी है एलिवेटेड थॉट्स। तो मैं ये देखूंगा कि साइंस कुछ कर सकता है तो स्पिरिचुअलिटी उससे ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन कैसे करेगी। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम लोग 400 साल पहले हैं और 400 साल पहले हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि देखो मैं इधर से आपको बोलूँगा कोई मैसेज और आप उधर खड़े होंगे एंड में और आपको मैसेज मिल जाएगा, सुनाई दे देगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। मैं बोलूँगा अब हम लोग ये दूरी बढ़ाते हैं, मैं इधर हूँ आप 2 किलोमीटर पे हो और मैं इधर से बोलूँ, कुछ भी यूज़ करूँ, मैं बोलूँ और आपको सुनाई देना चाहिए, सुनाई देगा। आप सोचेंगे अभी हम लोग 400 साल पहले हैं, आप सोचेंगे यार ठीक है 2 किलोमीटर ठीक है, थोड़ी ऊंचाई पे होगा, कुछ हवा आ रही होगी, जोर से बोलेगा तो पहुंच सकता। वहीं मैंने बोला कि मैं इधर हूं आप 2000 किलोमीटर पे हो, सुनाई देगा। 400 साल पहले आप कितना भी सोच लो, क्या करोगे, बड़ा सा ऐसे कुछ भोंपू बनाएगा, पहाड़ पे खड़ा होगा, हवा इतनी थी, 2000 किलोमीटर पे सुनाई दे सकता आप, इट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आज एक व्यक्ति, छोटा बच्चा 5000 किलोमीटर दूर अपने पप्पा से बात करना होता है, क्या करता वो, मोबाइल पे एक बटन दबाता, और उसको लगता भी नहीं कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया। जो चीज कुछ समय पहले इम्पॉसिबल, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, वो आज इतना सहज और सरल हो गया, किसके पावर से, साइंस के पावर। तो स्पिरिचुअल पावर से आज शायद हमको पता नहीं कैसे हो सकता, लेकिन लॉजिक बोलता है वो चीज अगर इतना कर सकता है तो जरूर ये भी कर सकता है। कैसे होगा वो आगे, जैसे इसने टेक्नोलॉजी के साथ किया उसका भी कोई तरीका होगा, लेकिन लॉजिकली कर सकता, क्योंकि साइंस का पावर थॉट, स्पिरिचुअलिटी का पावर एलिवेटेड थॉट। साइंस ने अगर ऐसा ऐसा चीज कर दिया जो हम सोच नहीं सकते, स्पिरिचुअलिटी भी आगे चलकर ऐसी दुनिया बना सकती है। और ये कन्विक्शन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर एक व्यक्ति को है कि ऐसी दुनिया बन सकती है, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। प्रोसेस क्या है, इतना बड़ा बदलाव, ऐसे भी पूछते हैं ना, जब पूछते हैं बदलाव कौन चाहता है, सब। और दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे बदलना कौन चाहता है, तो हम लोगों के यहां बहुत एक अच्छा स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इतना बड़ा बदलाव भी हो सकता है अगर हम अपने ऊपर चेंज करें, बस आप बाकी का छोड़ दो। सेल्फ चेंज इज द की टू वर्ल्ड चेंज। तो जो कार्य करने की जो विधि है वो सबसे सिंपल है और वो कर सकते हैं, वो अगर हो सकता है तो इतना बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। तो आज थोड़ा ही जितना समय था उतने में हमने कुछ चीज़ें चर्चा की। मेरा बस लक्ष्य यही था कि देखो आज एजुकेशन और साइंस के कारण हमें साइंस का नॉलेज शुड नॉट, एजुकेशन और साइंस शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। रेदर, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब वो समझता है तो वो आध्यात्मिकता को एक अनपढ़ व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा समझता, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति फिर भी कभी कभी एक भावना में करता, और एक समझदार व्यक्ति समझ से करता है तो वो उसका फायदा और ज़्यादा उठा सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।